में हम सबसे पहले आपको हिस्ट्री करा रहे हैं। तो ये हमने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में करा रहे हैं ताकि जो हमारे साथ अभी बच्चे बैठे हैं उनको भी फ़ायदा हो, और जो बच्चे हमारे साथ नहीं हैं, जो और कामों में बिज़ी हैं और वो चाह रहे हैं कि वो भी अपना पीसीएस का निकाल सकें और अधिकारी बन सकें, तो उनके लिए हमने ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल किया है। टेक्निकल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने उनके लिए जो है ऑनलाइन क्लास भी रिकॉर्ड करी है। ठीक है, तो इसमें आज हम उसको देखते हुए हम सबसे पहले आज जो है सिंधु सभ्यता का टॉपिक लिया है हमने। वैसे तो सबसे पहला टॉपिक जो है पाषाण काल है, लेकिन एक्चुअली पाषाण काल में क्या होता है कि अगर हम पाषाण काल से शुरू करें तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को वो थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम सिंधु सभ्यता से शुरू करेंगे ताकि थोड़ी बहुत हमें नॉलेज हो जाए हिस्ट्री की कि उस समय कैसे कैसे चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद में पाषाण काल करा दूँगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम पाषाण काल नहीं कराएंगे, बस सिंधु सभ्यता करा दें, फिर उसके बाद हम पाषाण काल कराएंगे ताकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए आपको। जो है हम सिंधु सभ्यता में क्या है कि सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो कि एक तरह से प्राचीन काल की एक मॉडर्न सभ्यता भी कह सकते हैं उसको। अगर हम ऐसा कहेंगे तो कोई इसमें गलत नहीं है, क्योंकि इस सभ्यता में जो है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो मॉडर्न सोसाइटी में ना पाई जाती हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है उसका मतलब टाइम पीरियड क्या है, या टाइम पीरियड नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसके जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं सिंधु सभ्यता के। तो अगर हम स्रोतों की बात करें कि हमें ये कहाँ से पता चला कि सिंधु सभ्यता क्या है और किस किस जो है क्या क्या स्रोत हैं जहाँ से हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले अगर स्रोत देखा जाए तो सबसे मुख्य स्रोत तो इसका है जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो खोजें की, जो खुदाई करी, तो उससे जो मनके मिले या उससे जो सिक्के मिले और उससे जो उनके स्थल मिले, उन स्थलों के द्वारा ही हमें मेनली सिंधु सभ्यता का पता चलता है। क्योंकि एक होता है साहित्यिक, अगर हम किसी भी चीज़ के स्रोत की बात करें हिस्ट्री में किसी भी चीज़ की, तो दो तरह के स्रोत होते हैं। एक स्रोत होता है पुरातात्विक, ठीक है, और एक स्रोत होता है साहित्यिक। तो साहित्यिक स्रोत जो है हम वो वाला लेते हैं इसमें मेनली जो कि मतलब किसी तटस्थ हो या न्यूट्रल हो। ठीक है, तो ये दो तरह के सोर्स होते हैं किसी भी हिस्ट्री में किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए। तो अब इसमें जो है सिंधु सभ्यता में क्या प्रॉब्लम है, हम अगर इसके स्रोतों की बात करें तो हमें मेनली इसमें पुरातात्विक स्रोत ही प्राप्त हुए हैं। साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, जैसे कि हम कहें कि सिंधु सभ्यता की लिपि मिली है हमें, लेकिन उस लिपि को अभी तक कोई अच्छे तरह से पढ़ नहीं पाया। कई लोगों ने ये वो किया है कि हमने पढ़ लिया, लेकिन सही तरीके से अभी तक वो पढ़ी नहीं गई है, इसलिए साहित्यिक स्रोत इसके उपलब्ध नहीं है। सिर्फ हमें जो है सिंधु सभ्यता का जो है पुरातात्विक स्रोत ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में है सिक्के, मृदभांड, सील और जो स्थल हैं वहाँ से जो खुदाई की गई वो सारी चीज़ें हमें इसमें प्राप्त होती है। और इसका जैसे हम हाथी दांत, स्केल, ये सब मिलते हैं इसमें। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें कि जो सिंधु सभ्यता है, अब एक ये टॉपिक हो गया। अब दूसरा है कि जो सिंधु सभ्यता है कि उसका कहाँ कहाँ तक वो फैली थी या उसका विस्तार देखें कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ है। तो जो सिंधु सभ्यता का टोटल वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ था। ठीक है, तो ये जो एरिया था ये मेनली एरिया है जो भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इन क्षेत्रों में पाया गया। ठीक है, अब तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे इसका ये वाला पार्ट हो गया साउथ का, ठीक है,
तो ये हो गया इसका दक्षिणी भाग, ये हो गया पूर्वी भाग, और ये हो गया पश्चिमी, और ये हो गया उत्तरी। ठीक है, तो इसमें अगर इस तरह से हम बनाएं तो जो इसमें पड़ता है, सबसे पहले दक्षिण में क्या है, दक्षिण में जगह पड़ती है दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद ये इसका सबसे साउथेस्ट प्लेस है। ठीक है, दैमाबाद जो कि एक तरह से महाराष्ट्र के एरिया में पड़ता है। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में है सूतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ये है सूतकांगेडोर। ठीक है, ये पड़ेगा बलूचिस्तान में। पूरब की बात करें तो एक आलमगीर नाम की जगह है, आलमगीर नाम की जगह है, ये पड़ेगा यूपी में। ठीक है, सहारनपुर के आसपास पड़ता है ये जगह। और नॉर्थ में जो है नॉर्थ में है मांडा, ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है जगह। अब ये जितनी भी जगह हैं, ये सारी जगहें जो हैं नदियों के किनारे ही स्थित थी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं अभी तक, सभी सभ्यताओं का जो जन्म हुआ वो नदी के किनारे ही हुआ है। ठीक है, तो ये चारों जगहें भी नदी के किनारे ही पड़ती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे है, आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, इसी तरह ये चारों प्लेस जो हैं नदियों के किनारे पड़ते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें मैं बताती हूँ, जैसे हमने सिंधु सभ्यता नाम रखा है। ठीक है, नामकरण क्यों हुआ इसका सिंधु सभ्यता, अगर हम देखें कि कुछ और नाम भी रख सकते थे, लेकिन सिंधु सभ्यता इसलिए नाम रखा, जैसे मैंने अभी बताया उसी चीज़ को बढ़ा के बता रही हूँ कि जो भी सभ्यताएं अभी तक पाई गई हैं, चाहे भारत में हो चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, वो किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे ही बसती हैं। क्योंकि नदियों से, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, नदियों से हमें हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, आप अगर आज भी देख लो, जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे कितना भी बड़ा शहर हो, लखनऊ, हरिद्वार, दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात, कितने भी बड़े शहर हैं, सारे नदियों के किनारे हैं। आज भी उस चीज़ का प्रमाण है। अगर आप देखो, हरिद्वार है गंगा नदी के किनारे, किसी भी बड़े शहर को ले लो आप, वो हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे, जितने भी बड़े शहर हैं सब नदियों के किनारे ही बसे हैं। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों वो नदी के किनारे ही बसे, है ना? कहीं और भी तो बस सकते थे, लेकिन नदियों के किनारे क्यों बसे हैं वो शहर? क्योंकि नदियाँ जो हैं एक तरह से हर चीज़ इंसान को, ह्यूमन बीइंग को हर चीज़ देती हैं। भाई शुरुआत देख लो, अगर हमें खेती आती है तो खेती के लिए पानी देंगी। ठीक है, अगर उस समय खेती नहीं आती है किसी को, तो वो जानवर मार के खाएगा, वो नदी के किनारे ही आएगा। पानी पीने जानवर वहाँ नदी के किनारे मार के खा सकते हैं, उन्हें पानी मिलेगा, और पीने के लिए पानी, हर चीज़ के लिए पानी चाहिए, वो मिला। फिर जैसे जैसे संस्कृति का विकास हुआ तो हम लोगों ने सिर्फ खाना और सोने से आगे बढ़े। ठीक है, खाने सोने से आगे बढ़े तो लोगों ने क्या किया, जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाना था तो उन्होंने किस चीज़ पे ध्यान दिया? अपने विकास पे ध्यान दिया कि वो अपनी उन्नति किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है कि खाना हो गया। अब उन लोगों ने सोचा कि हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उस पे ध्यान दें, जैसे बिजनेस पे ध्यान दिया, वाणिज्य पे ध्यान दिया। ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह अगर उन्हें अपना सामान बेचना है तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए उन्हें? उसके लिए उन्हें ये चाहिए कि उनके संसाधन सस्ते और आसान हो। ठीक है, तो नदी से एक जगह से दूसरी जगह आराम से नाव बना के जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर कनेक्ट हुए नदियों से, क्योंकि सारे शहर नदियों के किनारे बसे थे, तो आसानी से वो अपना जो है व्यापार भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से
अगर देखें कि सिंधु सभ्यता का नामकरण सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा, तो जैसे कि सबसे पहले जो व्हीलर थे, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जब खुदाई की तो सबसे पहले जो स्थल उन्हें प्राप्त हुआ उसका नाम था, वो नाम उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि वो जो स्थल मिला वो सारे स्थल जो है सिंधु सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे किनारे प्राप्त हुए उन्हें, और सिंधु नदी थी या उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, तो उन्होंने इसी आधार पे इस जगह का नाम सिंधु सभ्यता रख दिया। ठीक है, लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि और भी जगहें मिली जैसे हड़प्पा, ठीक है, या और भी बहुत सारे स्थल मिले, तब उन्होंने अब उस सभ्यता का नाम उन्होंने हड़प्पा रखा क्योंकि वो सिंधु सभ्यता के किनारे नहीं है, वो दूसरी जगह है, तो उन्होंने उसका नाम हड़प्पा भी रख दिया। इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों ही सही है। ठीक है, कुछ भी बोलो समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई सिंधु सभ्यता की बात हो रही है। ठीक है, अब जो है अब इसका जो है हम देखते हैं कि जो ये स्थल हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि लंबाई चौड़ाई एक वो है, मतलब प्री में पूछ लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन तो जो है अभी एक तरह से अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है जो है 2-2 नंबर के आते हैं, 20 वर्ड में लिखना है। अगर ये आ गया कि सिंधु सभ्यता का विस्तार बताओ 20 वर्ड में, ठीक है, 20 शब्दों में एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार बताओ। ठीक है, अगर ये वाला पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का विस्तार बताओ, या ये पूछ लिया सिंपल सा सिंधु सभ्यता, जैसे मैंने कि अभी 2021 का और 2023 का यूपीएससी का पेपर देखा है, तो उसमें उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ सिंधु सभ्यता, छोटे मतलब वो 20 नंबर के ही हैं, मतलब 20 वर्ड्स के हैं। ठीक है, अगर वो 20 वर्ड में है तो आप क्या लिखोगे? सिंधु सभ्यता अगर पूछ लिया कि भाई सिंधु सभ्यता, सिर्फ उन्होंने लिखा हुआ सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें आप 20 वर्ड में क्या बता सकते हो? ठीक है, जो मेन चीज़ होती हैं वो बतानी होती है। अब इसमें हमें कहानी नहीं बतानी। अगर सिर्फ 20 वर्ड में पूछा है तो आप क्या बताओगे? सिर्फ आप ये बताओगे, इसमें फिर हमें ये नहीं बताना कि इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा या नदी के किनारे है, ये सब नहीं लिखना। फिर हमें इसमें सिर्फ ये लिखना है मेन बात कि सिंधु सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है वो 12,99,600 है, और ये उत्तर से दक्षिण में जो है उत्तर में इसका क्षेत्र मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद है, और पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में जो है सूतकांगेडोर है, और ये जो है एक जो है पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता थी। और जो है मेरे ख्याल से इतने में हो गया 20 वर्ड। हाँ, और ये भी लिख सकते हैं कि इसकी सबसे पहले खोज जो है इसकी खोज के मुख्य, या ये लिख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के मुख्य खोजकर्ता व्हीलर, मार्शल, जॉन मार्शल, अमलानंद घोष, ये 2-3 नाम लिख दो, बस इतना बहुत है। तो उससे और टीचर को ही पता चल जाएगा कि भाई इस बच्चे को नॉलेज बहुत है, लेकिन जब हमारे पास वर्ड लिमिट है तो हमें उसी वर्ड लिमिट के अंतर्गत अपना काम करना है। ये नहीं कि 20 वर्ड का पूछा तो हमने 50 वर्ड का लिख दिया। नंबर तो हमें 20 वर्ड के 2 ही नंबर मिलेंगे, उसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने उसमें 100 शब्द लिख दिए तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बल्कि कट जाएंगे, क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं बचेगी, जगह कम है जितनी जगह है। इसीलिए आजकल तो जगह भी देने लगे, ये नहीं कि आप उसमें बकवास लिखे जा रहे हो, बस जितना उसमें पूछा है उतना ही बताना है। ठीक है, मेन फोकस, अगर आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया हो गई, ठीक है, जिसकी नॉलेज बढ़िया हो जाएगी वो जो है वो कभी भी गप नहीं लिखेगा। जिसकी नॉलेज नहीं है तो उसे बेचारे को कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, तो वो इधर उधर की गप लिखेगा। और जिसकी नॉलेज बढ़िया है, जिसने शुरुआत से अच्छे तरीके से हर चीज़ विस्तार से पढ़ी है, तो वो क्या करेगा, वो पॉइंट टू पॉइंट बात लिखेगा। अगर 20 नंबर का 20 वर्ड्स का पूछा है तो 20 वर्ड, 50 का पूछा है 50, अगर 125 शब्दों का पूछा है तो उतना। ठीक है, और सबसे बड़ा आ गया 250 नंबर का, अगर कि सिंधु सभ्यता, खाली सिंधु सभ्यता आ गया 250 वर्ड में, तब बताओ आपको क्या क्या लिखना होगा। ठीक है, तब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि तब हमें क्या क्या लिखना होगा। अगर आ गया हमारे पास 250 वर्ड में, तो 250 वर्ड में तो बहुत सारी चीज़ें लिखने को। ठीक है,
तब तो समझ लो कि बहुत ही अच्छा हो गया कि एक हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। तब हम क्या क्या लिख सकते हैं, तब हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो इसमें हम मेन क्या लिखेंगे, हम जैसे अभी अभी हमने शुरुआत की है, तो आज हम ऐसा करते हैं कि अभी हम पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर कल हम बताएंगे कि अगर सिर्फ सिंधु सभ्यता एक टॉपिक आ गया लिखा हुआ, उसमें ये नहीं बताया उन्होंने कि उसका भौगोलिक विस्तार बताओ, अगर ये बता दिया कि सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन बताओ तो बहुत आसान है, सिंपल सिंपल नगर नियोजन बताया, उससे बढ़िया क्वेश्चन कोई नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने बता दिया कि सिर्फ सिंधु सभ्यता लिख दिया तो आपको सब लिखना पड़ेगा फिर 250 वर्ड्स में, मतलब सब कुछ डालना पड़ेगा 250 वर्ड्स के अंदर ही, ठीक है। और अगर पर्टिकुलर पूछ लिया गया तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अभी ऐसा करते हैं, आज नहीं बता रही हूँ मैं क्योंकि अभी हमने शुरू किया है, थोड़ा सा 1-2 क्लास हो जाएगी तब मैं आपको आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से प्रॉपर बताऊँगी। इवन मैं इस तरह से भी आपको बताऊँगी कि अगर हम जब मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि आपने प्री में पढ़ लिया होगा, ठीक है, प्री मेंस दोनों के लिए क्लास बेनिफिशियल है क्योंकि प्री हो मेन हो दोनों में हमें डिटेल से ही पढ़ना है। अगर हमने प्री के टाइम पे खूब बढ़िया डिटेल से पढ़ लिया तो हमारा क्या फ़ायदा होगा कि मेंस में हम घबराएंगे नहीं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम भाई पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, मेंस 3 महीने बाद है, 4 महीने बाद है, हमें आता है, ठीक है। और ऐसे मेंस में भी है, मेंस में भी डिटेल से पढ़ो, ये नहीं कि हमने किसी भी राइटर की किताब उठाई किसी भी उसकी, ठीक है, और हमने क्वेश्चन आंसर लगा लिए, चलो सिंधु सभ्यता के 5 क्वेश्चन कर लिए, इसके 10 क्वेश्चन कर लिए, अब हम पास हो जाएंगे, कभी भी पास नहीं हो सकते ऐसे, ठीक है, ऐसे कभी भी पास नहीं हो सकते जब तक आप हर चीज़ को डिटेल से नहीं पढ़ोगे। क्योंकि अब उत्तराखंड पीसीएस भी पहले जैसा, मतलब अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं या 15 साल पहले की बात करूं तब ऐसा होता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब जो है अगर आप उत्तराखंड पीसीएस का मेंस का पेपर लोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। अब जो है उन्होंने अपना लेवल बहुत बढ़ा दिया है और वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने डिटेल से पढ़ा है तभी आप समझ पाओगे कि इसमें मुझे पूरा जो निचोड़ है चैप्टर का कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सारे ही लिख देंगे। लेकिन अगर उन्होंने किसी चीज़ का निचोड़ पूछा, ये पूछ लिया, मान लो उन्होंने, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था कि मान लो ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि सिंधु सभ्यता जो है वह नदी के किनारे बसी थी, ठीक है, तो आगे उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया कि अधिकतर सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों बसती हैं या अधिकतर सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सिर्फ सिंधु सभ्यता से रिलेटेड नहीं रहा, ये क्या हो गया, ये मतलब पूरे वर्ड से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो अब इसमें आपको जो, अगर आपके पास डीप नॉलेज है तो वो डालनी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं लिखना कि अब आप मान लो आपने नहीं पढ़ा ढंग से तो आपने लिख दिया सिंधु सभ्यता का नगर विस्तार, ये सब लिख दिया उसमें, लेकिन उसमें आपको नंबर तो मिलेंगे नहीं क्योंकि टीचर ने तो पूछा ही नहीं। जो पूछा है आंसर तो वही लिखना पड़ेगा। तो मेंस की राइटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर सोचो कि भाई हमें इसमें लिखना क्या है। ऐसा नहीं कि पढ़ते ही लिखना शुरू कर दिया। मान लो 20 नंबर में आ गया, 20 वर्ड मतलब 20 वर्ड में एक छोटा सा क्वेश्चन आया कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, ये तो बहुत आसान है, फिर तो नगर नियोजन याद कर रखा, फटाफट लिख डालो, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये पूछ लिया उसने, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले क्वेश्चन बताया आपको कि सिंधु सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी और अक्सर सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों बसती हैं, ठीक है, तब आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा और उसमें फिर मेन बात लिखनी पड़ेगी कि आप अपनी बात को जो है सही साबित कर सको और एक लय में चलो। वो ये नहीं कि कूद के कहीं से कहीं पहुंच रहे हो कि टीचर की समझ में नहीं आया कि भाई इसने क्या क्या लिख डाला इसमें, ठीक है। तो वो चीज़ तभी आप कर पाओगे जब आप हर चीज़ को बहुत ही डिटेल से पढ़ोगे और जैसा हम पढ़ा रहे हैं उसको आप समझो। और आपको हम जो मैंने अभी पढ़ाया, मैंने ये नहीं लिया कि हमने यहाँ पे PDF बना के लिख रखा है या टिक करते जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं किया ताकि
हम जो बता रहे हैं आपको, जो मैंने अभी सब बोला वो मैं अभी आपको लिखवा नहीं रही हूँ, क्योंकि लिखने से बहुत ज़्यादा टाइम आपका जाएगा। मैं एक लाइन बोलूँ फिर आप उस लाइन को लिखो, तो उससे क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। इसलिए हमने जो भी मैं पढ़ा रही हूँ या जो हमें नोट्स देंगे आपको समग्र इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो हमने PDF में डाल रखे हैं। आप उसको वहाँ से लेके जो है प्रिंट आउट कर लो। जो ऑनलाइन वाले हैं प्रिंट आउट कर लो, जो ऑफलाइन वाले हैं वो हम आपको जो है आपके हाथ में दे देंगे, तो आप उसमें से पढ़ लेना। आपकी मेहनत भी बचेगी और आपका सोचने की टाइम ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे एक ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम देखें कि ये बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में बताइए। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में कि मतलब किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई। ये क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आलोचनात्मक विश्लेषण करो, या सिंपल पूछ लिया कि उस पर जो है आप प्रकाश डालो, ठीक है। दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा, ये भी याद रखना। ये नहीं कि अगर हमने आलोचनात्मक विश्लेषण पूछा है उसको भी वैसे लिख दिया, और हमारे से पूछा उसने कि सिंधु सभ्यता के उद्भव पर प्रकाश डालो, उसे भी वैसे लिख दिया। ये ऐसे नहीं लिखना दोनों, ठीक है। अभी मैं ये वाला बता के फिर बताती हूँ कि दोनों जो है लिखने का तरीका, आंसर राइटिंग का, दोनों का थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो विदेशी मत है उसमें जो है क्या क्या है। उसमें जो है मेनली इसमें जो विद्वान है उसमें है मार्टिमर व्हीलर, ठीक है। और मार्टिमर व्हीलर के साथ गार्डन चाइल्ड, लियोनार्ड वुली और इसी तरह से कौसाम्बी, क्रेमर, ये सारे जो भी हैं विचारक, इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है, ठीक है। तो वो मेनली मेसोपोटामिया को मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के उद्भव में उसने अपना रोल प्ले किया है। तो क्योंकि उस समय क्या हुआ कि जब सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ उसके साथ साथ एक जो है मिस्र की मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता भी चल रही थी, या उससे पहले थोड़ा सा उसका उद्भव हो गया था। तो वो बताते हैं कि जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रभाव से सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ। लेकिन अगर जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो हमें ये मतलब ज्ञात होता है कि दोनों सभ्यताओं में तो बहुत सारा अंतर है, ठीक है। अगर ये हमारी सभ्यता उनसे प्रभावित थी तो फिर तो उनके जैसी ही होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी सभ्यता तो बिल्कुल अलग है, ठीक है, बहुत कुछ अलग है। जैसे कि मैं ऐसे मोटा मोटा बताऊं तो वो मैंने आपको नोट्स में लिखा हुआ है, वो आप जो है उसको जब आप ले लोगे PDF को तो आपको जो है सब कुछ लिखा हुआ है। अभी मैं समझाने पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, अगर मैं लिखवाने लगूँगी तो हमारा समझाने वाला टाइम जो है कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले अगर हम इसके हमें आंसर लिखना होगा तो हमने क्या करना होगा, मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे करते थे या कैसे करना है हमें। जो हम आंसर लिखना है तो उसको हम इस तरह से एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते थे। अगर हमने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया किसी भी आंसर का, ठीक है, तो हम उस फ्रेमवर्क को कभी भी पेपर में भूलेंगे नहीं, ये याद रखना। अगर हमने सिर्फ किताब में से पढ़ रखा और निशान लगा रखा तो हम भूल जाएंगे डेफिनेटली। हम क्या करते थे कि जब हमें मेंस की तैयारी करने के लिए बैठते थे तो हमने हर सब्जेक्ट के लिए एक पतली पतली नोटबुक बना रखी थी, ठीक है। तो वो जो हमने पतली पतली नोटबुक बना रखी थी उसमें सिर्फ हमने फ्रेमवर्क करना था। हर सब्जेक्ट का फ्रेमवर्क करते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, सबका, ठीक है। ऐसे राइटिंग का भी हम फ्रेमवर्क कर लेते थे कि हम इस पे, क्योंकि उस समय सोचने का हमारे पास टाइम होता है, पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना ज़्यादा सोच सकें, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि इतने टाइम में हमें इतने अटैम्प्ट करने हैं, और अब तो और ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो पहले इतने अटैम्प्ट नहीं थे, पहले था कि बड़े क्वेश्चन हुए, फिर छोटे हुए 125 मार्क्स के या 250 मार्क्स के। पहले सबसे बड़े क्वेश्चन 500 वर्ड्स का होता था, लेकिन अब जो है बहुत सारे हो गए अटैम्प्ट, ठीक है। तो सारे, चाहे हम 20 वर्ड्स का भी करेंगे लेकिन दिमाग तो उसमें भी लगेगा हमारा, और उसमें टाइम भी लगेगा। बल्कि 20 वर्ड वाले में ज़्यादा दिमाग लग जाता है, क्योंकि उसमें हमें, मान लो हमने कोई बहुत बड़ा तैयार कर रखा और वो आ गया छोटे में। अब हम ये सोचते हैं कि यार इसके अंदर हमें क्या क्या लिखना होगा ताकि हमें नंबर भी मिल जाए और हमारे वर्ड्स भी ओवर ना हो, ठीक है।
तो उस समय इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हमने क्या करना है, सबको ये करना है, मैं सबका चेक करूँगी कि ये चीज़ आप लोग कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी अपने जो भी काम करेंगे वो हमें भेज सकते हैं, हम वो आपको बता देंगे किस तरह से भेजना है, और आप लोग तो दोगे ही। तो आपको क्या करना है, अगर हिस्ट्री आज शुरू हो गई तो आप एक पतली सी नोटबुक ले लेना, और उस नोटबुक में आपको क्या करना है, एक फ्रेमवर्क करना है इसी तरह से। मैं इसीलिए इसी तरह से करा रही हूँ कि उद्भव लिया हमने, विदेशी मत, देसी मत, ये हमें याद हो जाएगा। फिर हमने मेसोपोटामिया को लिया, फिर हमने इसका मेसोपोटामिया बताया है, फिर ये विपक्ष के कुछ पॉइंट हैं कि भाई सिंधु सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया से प्रभावित नहीं थी, उसके जो पक्ष लिखने हैं वो ये पक्ष हैं। सबसे पहला पक्ष हो गया नगरीय। नगरीय को अब हमें क्या करना है, नगरीय हमने अपने दिमाग में बैठा लिया कि नगरीय जो है वो सिंधु सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी, मेसोपोटामिया वाली नहीं थी, ठीक है। तो हमें इसके 2-4 पॉइंट डाल देने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है सिंधु सभ्यता के लिए, कि वो नगरीय थी, वहाँ पे सड़कें एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से बनी हुई थी, ठीक है, एक पैटर्न से बनी थी। सिंधु सभ्यता के मकान जो हैं वो पक्की ईंटों के बने थे, मेसोपोटामिया के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे, ठीक है। ये सब इसमें लिखना मत, किसमें, जो आप एक फ्रेमवर्क तैयार करोगे, अगर उसमें भी सब कुछ लिख दिया तो फिर वो भी खिचड़ी बन जाएगी। सिर्फ उसमें लिखना नगरीय। नगरीय लिखोगे तो इतना याद आ जाएगा आपको कि नगरीय में क्या क्या होता है। वही ग्रामीण सभ्यता है, आप ये लिख सकते हो कि सिंधु सभ्यता जो है वो नगरीय है, ठीक है, ऐसे छोटा सा लिख दिया कि सिंधु सभ्यता जो है नगरीय है, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो जो है ग्रामीण है, ठीक है, वो जो है ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो हो गई वो ग्रामीण हो गई, इसके ब्रैकेट में लिख लो मेसोपोटामिया, ठीक है। अगर आपने ऐसा फ्रेमवर्क बना लिया तो पेपर में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा। पेपर के बीच में आपको याद रहेगा कि ऐसा ऐसा हमने फ्रेमवर्क बनाया था, और पेपर में रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने बहुत मतलब नोट्स ही पढ़े हैं, नोट्स में से ही आपने करा हुआ है सारा, तो पेपर में तो एक भी दिन नहीं मिलता रिवाइज करने के लिए। मेंस का पेपर तो ऐसे फटाफट लेते हैं, वो एक दिन में 2 पेपर हो रहे। रिवीजन क्या करोगे, अगर आपने फ्रेमवर्क बना रखा है तो आप फटाफट पूरा रिवीजन कर डालोगे पूरी हिस्ट्री का, ठीक है। क्योंकि अब तो क्या हो गया, हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी भी है, ज्योग्राफी का भी करना है। तो ऐसे फ्रेमवर्क हुआ अगर, तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी का भी रिवीजन बड़े आराम से कर लोगे, और आपको दिमाग में याद आ जाएगा। रिवीजन करने से क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है। जब भी हम मेंस की राइटिंग करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट होंगे तो हमें लगे हम हर क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, नॉलेज से, और आपने अगर काम कर रखा है पहले तो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया उद्भव। अभी इसमें मेसोपोटामिया का है तो हम इसमें ये लिख देंगे, एक तो वो नगरीय थे, ये नगरीय नहीं थे, और इनकी मतलब नगरीय और ये ग्रामीण थे, ये हो गया। फिर नगरीय में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं हम, कि उनके जो सिंधु सभ्यता के नगर जो हैं, घर हैं, वो पक्की ईंटों के बने थे, उनके कच्ची ईंटों के बने थे, नालियाँ नहीं थी प्रॉपर, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी विचारधारा जो है देसी वाली, देसी वाले में जो है मेन चीज़ है, देसी वालों में एक ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति से बताया गया है इसका, ठीक है। इसमें जो हैं इसके जो वो हैं विचारक, मेनली वो हैं आल्चिन, फेयर सर्विस और रोमिला थापर, ये सब इसके विचारक हैं। और इन्होंने ये बताया है कि जो सिंधु सभ्यता जो है वो उस समय ईरानी बलूची जो सभ्यता थी, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, उसी सभ्यता का जो है नगरीय रूप है सिंधु सभ्यता।